नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। पेगासस फोन हैकिंग मामले को लेकर देश में अभी भी हंगामा जारी है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। कुछ लेना देना नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा। जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? ये जवाब देंगे कि उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। नहीं, और ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खरीदा है या नहीं, उसका तो जवाब दे दीजिए। सरकार इस पे अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। हंसी आती है, सिंपल सी बात है। और वहीं विपक्ष के बाद केंद्र सरकार पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया। किसान नेता राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी। संसद के पास जंतर मंतर पर कल पहले दिन किसानों की संसद शुरू हुई, जिसे नाम दिया गया किसान संसद। आज दूसरा दिन है। बात करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं, जिनसे पूरे मसले पर बातचीत करते हैं कि कल क्या हुआ और कल कुछ घमासान भी देखने को मिला। बीजेपी की एक नेता की तरफ से जो बयान आया वो काफी ज्यादा विवादित रहा और बाद में वो बयान वापस भी लेना पड़ा। तो उस पर क्या स्टैंड है किसानों का और अभी क्या चल रहा है वो पूछ लेते हैं। आज दूसरा दिन है, क्या चल रहा है वहाँ पे? किसान संसद चलेगी, जैसे कल चली आज भी ऐसे ही चलेगी। और अलग अलग स्टेट के लोग वहाँ पे रहते हैं। जो एक दिन चला गया और दूसरे दिन रिपीट नहीं होता, अगले दिन दूसरे लोग जाते हैं, दूसरे लोगों को बोलने का मौका मिलता है। आप अपने वहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी बात बताते हैं। और ये है कि पार्लियामेंट के बाहर एक नई पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो एक बड़ा मैसेज उस जगह है। और 8 महीने में भारत सरकार ने ये मानना कि हम किसान हैं, हमको वहाँ जाने दिया गया, हमको लिखित पढ़त में कहा कि आप किसान हो, वहाँ पर जा सकते हो। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। ये जीत की तरफ पहला स्टेप समझें इसे, ऐसा कुछ समझें? हाँ, ऐसा समझो कि 8 महीने में कम से कम भारत सरकार ने ये तो मानना है कि हम किसान हैं। अच्छा, कल एक बयान आया बीजेपी के एक नेता मीनाक्षी लेखी, बाद में उन्होंने वो बयान वापस भी ले लिया। थोड़ा आपत्तिजनक बयान था। कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों? वो किसी के कहने से बयान देते हैं। इनको लिखित पढ़त में दिया जाता है इनके ऑफिस से कि आपको ये बयान देना है। उनको पता नहीं रहता, जो बयान देने वाले उसको कोई जानकारी नहीं होती। फिर जब विरोध होता है तो फिर वे वापसी ले ले। तो ये इनको तो कागज देते हैं, इनके अपने पास से कोई बयान नहीं देते हैं। इनको तो कागज देते हैं, कागज पे लिख के देते हैं आपको ये बोलना है, तो ये बोल देते हैं। ये समझें कि पहले से योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से रहता है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि आपका एक मुद्दा काफी ज्यादा इस समय संसद में गरमाया। कल विपक्षी पार्टियां भी आई। आपने कहा था कि जो व्हीप है वो जारी किया गया, फिर राहुल गांधी तक आए, तमाम लोग आए। विपक्षी सांसदों की अगर बात करें, एक और मुद्दा संसद में इस समय गरमा रहा है, वो है जासूसी कांड। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने कहा कि कई बार किसान नेताओं की भी जासूसी करवाई गई है, शायद स्थानीय थाना स्तर पर कराई गई है। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जासूसी तो भाई सभी की करवाते हैं। हमारे भी फोन पूरे टेप पर उस पर रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। और ये तो हर जिले में एक सेल बना हुआ है जो इसी पे काम करता है। ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि अब जासूसी आदमी से नहीं होती। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को फरीदाबाद में हिरासत में लिया गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी फरीदाबाद के खोरी गांव में लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे। चढ़ूनी को पुलिस ने गांव में घुसने से रोका और हिरासत में लेकर जिला उपायुक्त से मुलाकात करवाई। बता दें कि खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10,000 मकानों को तोड़ा जा रहा है। चढ़ूनी ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वन विभाग को भूमि को सरकारी खरीद पर गरीब लोगों को देना चाहिए और इस तरीके से लोगों को बेघर ना किया जाए।
वहीं किसान संसद में शामिल न होने को लेकर चढ़ूनी ने कहा है कि किसान संसद में शामिल होने के लिए जल्द ही जाऊंगा, दूसरे कई कामों की वजह से अभी शामिल नहीं हो पाया। हम तो डीसी साहब से बात करने आए थे। हम वहाँ पे थे, पहला इन्होंने वहाँ पे जहाँ वो पार्क सी है दिल्ली में, तो डीसी साहब से बात करने आए थे। डीसी साहब ने अच्छी तरह से बात सुनी है और हमने उनको ये कहा है कि तो सीएम साहब से मीटिंग रखवा दें, क्योंकि इंसान है, धरती पे पैदा हुए, धरती पे रहेंगे। हो सकता है उनकी बात समझ में कोई बात आ जाए। हमने ये बात रखी है कि फॉरेस्ट से ज़मीन सरकार को ले ली जाए और सरकार लेके फिर आगे इनको बसने की परमिशन दे दे। उसमें मकान गिराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सरकार के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा और ये लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे बसते भी रह जाए। नहीं, वो निष्कासन खत्म हो गया है। एक बुलाया था आपको या नहीं अभी तक कोई? हाँ बुलाया था, निष्कासन खत्म हो गया, कल निष्कासन खत्म हो गया। कल शुरू करवाते टाइम में वहाँ पे था। तो कल पहुँचेंगे आप किसान कुरुक्षेत्र में कुछ नेता? नहीं, कल मैं नहीं पहुँचूंगा। कल मेरे को पंजाब में जाना है और मैं शायद 26-27 तारीख के बाद आऊँगा। और वहीं कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश ने किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का विरोध करना शुरू कर दिया है। यूनियन की तरफ से कुरुक्षेत्र सहारनपुर रोड पर जाम लगाया गया। किसान कुरुक्षेत्र यमुनानगर सहारनपुर रोड पर बैठ गए। सड़क जाम में फंसी हरियाणा रोडवेज की बसें और कई वाहन। सोमवार तक कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर जाम खोला गया। भाकियू नेता गुणी प्रकाश ने कहा है कि प्रशासन से मांग की गई थी कि किसान नेता गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग किसान नेताओं की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं और गुणी प्रकाश मान ग्रुप जो है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का विरोध लगातार कर रहे हैं। यूनियन की तरफ से कुरुक्षेत्र सहारनपुर रोड पर जाम लगाया गया है। वहीं किसान कुरुक्षेत्र यमुनानगर सहारनपुर रोड पर बैठ गए हैं और सड़क जाम में फंसी हरियाणा रोडवेज की बसें और कई वाहन। सोमवार तक कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर जाम खोला गया है। वहीं आपको बता दें कि भाकियू नेता गुणी प्रकाश ने कहा है कि प्रशासन से मांग की गई थी कि किसान नेता गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया और इसी को लेकर कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा नजर आ रहा है। कल ही कहा था कि भाई अगर ये FIR दर्ज नहीं होती तो हम यहाँ जाम लावांगे परमानेंट। आज DSP साहब ने कहा कि सोमवार तक हम इसकी FIR की कॉपी दे देंगे और हमने ये भी कहा कि इसको गिरफ्तार करो। असली मसला आज हमने ये कहा कि हम समय दें, लेकिन हम पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग है गुरनाम सिंह चढ़ूनी पुलिस और हरियाणा सरकार की। क्योंकि हरियाणा सरकार जानबूझकर हरियाणा में दंगा फसाद और ये करवाना चाह रही, उस पर राजनीति कर रही। नहीं तो ये बताओ, मुख्यमंत्री का हेलीपैड तोड़ देंगे, लाल किले का अपमान करेंगे, सरेआम किसान को जला देंगे, गैंग रेप होगा और जाके यहाँ डिप्टी स्पीकर को मार पिटाई करेंगे और बंधक बनाएंगे। तो अब तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं कराया इतने मुकदमों के बावजूद? वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ग्रामीणों के विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ग्राम प्रदर्शन का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के विकास कार्यों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल तैयार किया गया है। ये एक सुगम तरीका रहेगा जिससे कहीं पर भी बैठकर अपनी मांग या सुझाव और शिकायतों को दर्ज किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि वो अपने विभाग की 5 कामों की प्राथमिकता तय करें। वहीं पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को लोगों की शिकायतें निपटाने के लिए आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की है। लेकिन इसमें बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों की शिकायतें भी नहीं निपट पाई। बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी खुद ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से अधिकारियों के द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत करते रहे और मंत्री जी सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर चले गए। होडल से विधायक जगदीश नायर ने बैठक में अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखो टाइम तो कई बार लग जाता है, अधिकारी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन आज हमने सख्त
दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई आप अपना काम अच्छी तरह करें और जनता की शिकायत आगे नहीं आनी चाहिए। आज हमने दिशा निर्देश। वहीं पंचकुला में खेल मंत्री संदीप सिंह ने खनन अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में संदीप सिंह ने कार्रवाई की है। पंचकुला आरटीओ को भी ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बैठक में 13 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उनका मौके पर ही निपटारा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। और वहीं सोनीपत में गंदे अनाज सप्लाई को लेकर खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनीपत में बेहद घटिया गुणवत्ता वाला गेहूं डिपो पर उतार दिया गया। अनाज लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि अनाज इतना गंदा है कि उसे पशुओं को भी नहीं खिलाया जा सकता। डिपो संचालक ने विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द गेहूं को बदलने की मांग की है। खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएफएससी अधिकारी सुरेंद्र मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने खराब अनाज के सैंपल लिए हैं। नहीं, मैंने वीट चेक कर लिया है। वीट जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और जहाँ से ये वीट आया है उसके कस्टोडियन को मैंने फ़ोन करके कहा है कि इसको रिप्लेस करे, तो इसको हम रिप्लेस करवा रहे हैं और ये मामला जो है मैं इनके जो अधिकारी हैं उनके भी संज्ञान में लाऊंगा। सर, शहर में इसके अलावा भी कोई दूसरे डिपो एक डिपो धारक पे आया था जो कि वो रिप्लेस हो गया है, तो आगे से ऐसी ना ये हो, रिपीट हो, तो इसके लिए मैंने जो है वो टीमें गठित कर दी हैं जो वीट उठने से पहले वीट का चेक करेंगी, उसके बाद ही वीट जो है डिपो धारकों के पास जाएगा। और सर, बाजरे के उठान में भी काफ़ी देरी हो रही है और देखा जा रहा है कि ओवरलोड ट्रक आ रहे हैं सर। नहीं, वो उसमें मेरी रिवाड़ी बात हुई है वहाँ के डीएम वेयर हाउस से। वहाँ लेबर का इशू आ रहा है, लेबर कम होने के कारण माल जो है वो उसमें डिले हो रहा है, तो उसमें भी डीएम ने कहा है कि वो जल्दी ही लेबर प्रोवाइड कर पाएंगे। और वहीं भिवानी जिले में वैक्सीन की मारामारी के चलते लोग परेशान हैं। नागरिक अस्पताल स्थित मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र में भीषण गर्मी के बीच भी लोग टीकाकरण के लिए उमड़ रहे हैं। हालांकि भीड़ यहां कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन कर रही है। लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क दिख रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी दिखाई दे रही। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने मौके पर जायजा लिया है। देखिए, शायद ये है मजबूरी, ना 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी की बात लगातार कही जाती है, लेकिन इन लोगों की संभवतः मजबूरी है, इस वजह से ये कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। वैक्सीन के लिए आए थे और भिवानी के मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र, भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में वो रूम बनाया गया है जहाँ पर मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाया गया है। प्रतिदिन 1000 से 1200 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाता है, बड़ी तादाद में जो है। मास्क कहाँ आपका? मास्क लगा ले। तो कितने लापरवाही बरतते हैं। हालांकि वैक्सीन के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम ये देखा जा सकता है। लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, वैक्सीन के लिए आए यहाँ पे? हाँ जी। कब से खड़े हैं? अभी 15 मिनट हुए हैं। तो उससे पहले भी आए थे वैक्सीन के लिए? नहीं, उससे पहले नहीं। फर्स्ट डोज है, सेकंड आपकी? सेकंड है जी। तो कोवैक्सीन लगवाई थी, कोविशील्ड लगवाई थी? कोविशील्ड लगवाई थी। तो 84 डेज, 84 दिन के बाद आए आज? हाँ जी। आज क्या कह रहे हैं, लग रही है वैक्सीन? हाँ, लग रही है, बता रहे हैं। लग रही है साहब, लग रही है। वैक्सीन लग रही है? हाँ जी, वैक्सीन लेने आए हम। कितनी देर? हमारी सेकंड डोज है, अभी आए 10 मिनट पहले आए हम। गाँव से आए थे, आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अभी कल नहीं लगी थी? आज फोन करके पूछा, उन्होंने कहा लगेगी आज। कल नहीं लगी थी? ना। कल क्या बताया था? कल बोले 28 दिन वालों को लग रही है, 28 दिन वालों की कोवैक्सीन लगी? हाँ, कल कोविशील्ड नहीं थी। बहुत थी। वैक्सीन के लिए आए हैं? वैक्सीन के लिए आए हैं सर, सुबह भी आए थे, अब दोबारा फिर आए हैं। सुबह क्या बताया था? कुछ नहीं सर, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, चले गए। अभी भी भीड़ ज़्यादा है? अभी भी ज़्यादा, लेकिन फिर क्या करें सर, ज़रूरी है तो रुकना पड़ेगा। वैक्सीन जरूरी है या मजबूरी मानते हैं आप? वैक्सीन ज़रूरी है, लेकिन खड़ा होना भी ज़रूरी है सर। खड़ा होना भी जरूरी है। आप कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हैं? कितनी देर हो गए होंगे 10 मिनट। 10 मिनट पहले आई? हाँ। तो वैक्सीन लगा रहे हैं? पहले भी लगवाई थी? हाँ, लगवाई थी। पहली बार आए हैं? पहली नहीं, सेकंड डोज। सेकंड डोज है? सेकंड डोज के लिए आए हैं? हाँ जी। तो कोविशील्ड थी या कोवैक्सीन थी? कोविशील्ड। कोविशील्ड थी। 84 डेज, 84 दिन। हाँ जी। आप पहली? सेकंड डोज। हाँ जी। देखिए, ये दरवाज़ा जो है, इस मुख्य वॉर रूम का दरवाज़ा अक्सर खुला देखा जाता था, लेकिन वैक्सीन की, जी बताएं। जैसे खत्म होती है तो पता तो लग जाए, लाइन में लगे हुए हैं तो वो चले जाएंगे वापस, या लाइन में लगे रहते हैं तब आखिरी में करते खत्म होगी। तो कम से कम ये समस्या तो दूर होनी चाहिए, भाई खत्म होगी तो बता तो नहीं शुरू में ही। और लगे रहते हैं लाइन में, 3-3 घंटे लाइन में रहेंगे और बाद में कहते हैं कि खत्म हो गई।
सर आप विभाग से डिपार्टमेंट से? नहीं साहब मैं गाँव से आया हूँ भिवानी। आपको क्या जानकारी है कि लग रही है दोनों नहीं लग रही? नहीं पता कर लिया था, बता रहे हैं कि सबको बता रहे हैं ये लोग परेशान हैं। नहीं उस लेडीज ने बोला था एक बार पता कर दे, तो मैंने पता कर दिया, अंदर लग रही है। 2 गज की दूरी की बात कही गई, यहाँ दूरी नहीं दिखाई दे रही है। ये भीड़ की वजह से है जी साहब, देख लो तो लोग इसलिए खड़े हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मारी जो है यहाँ पर देखी जा रही है, किस तरह से लोग भीड़ में, अक्सर यहाँ पर हालांकि कहीं न कहीं इतनी भीड़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अब सेकंड डोज का जब टाइम आ रहा है 84 डेज़ के बाद कोविशील्ड का, उसके बाद अंदर की तस्वीरें क्या, अंदर के हालात क्या हैं, वो भी तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सब धर्मों का एको मर्म, मानव सेवा परमो धर्म नारे के साथ 2 महीने पहले आस्था फाउंडेशन ने अंबाला शहर के सरकारी अस्पताल में रसोई सेवा शुरू की थी, जहां जनता को मात्र 5 रुपए में स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। इस रसोई से मरीजों के तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ को सस्ते भोजन की सुविधा का काफी लाभ मिल रहा है। चारों तरफ आस्था फाउंडेशन की इस पहल की तारीफ हो रही है। और इसी कड़ी में आज अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा सरकारी अस्पताल में चल रही रसोई सेवा को देखने के लिए पहुंची। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रसोई की व्यवस्था और साफ सफाई की तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद लोगों को खाना भी बांटा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी आस्था फाउंडेशन ने बड़ी ही अच्छी नीति और नियत के साथ रसोई सेवा शुरू की है, जिससे जनता का अपार लाभ मिल रहा है। इसके लिए फाउंडेशन की टीम बधाई की पात्र है। बढ़िया मुहिम शुरू करी है बच्चों ने और बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आप सबसे पहले मैंने इनका किचन देखा, बहुत साफ़ सुथरा किचन है और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन खाना बना रहे हैं, जो लोगों को बहुत ही कम कीमत में मुहैया कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही नेक काम है और अच्छे रास्ते पे बच्चे चल रहे हैं। और आपने देखा है कि सब नौजवान बच्चे हैं जिनकी सोच बहुत ही अच्छी है। और देखिए अस्पताल में बहुत सारे मरीज होते हैं, उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, खाना खाने के लिए उनको दर बदर नहीं घूमना पड़ता है। उनको पता है कि यहाँ पे उनको साफ़ सुथरा, स्वच्छ और बहुत पौष्टिक खाना मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है, बहुत सराहनीय है और मैं इनको शुभकामनाएँ देती हूँ कि ये आगे भी लगातार ऐसे करते रहें और समय समय पे और इसको अच्छा बनाएं। समाज को कितना फ़ायदा मिलता है इससे, सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं? बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए एक तो इनकी सब लोगों की सोच, बच्चों की सोच बहुत अच्छी बन रही है इससे, कि जो नौजवान बच्चे हैं वो इधर उधर और तरह की बातें सोचने की जगह बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं कि जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा हो रही है। और मैं ये कहती हूँ कि अंबाला में ये खासियत है कि लोगों में सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। मैं इस बात के लिए भी इनको बधाई देती हूँ कि अंबाला की जो जनता है बहुत ही नेक कार्यों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के काम करती है और बहुत सकारात्मक सोच रखती है। आप देखिए, मैंने तो गिनती में शायद उंगलियों पे नहीं गिन सकती हूँ जहाँ जहाँ लोग लंगर लगाते हैं। कोई मंगलवार को लगाता है, कोई बुधवार को, कोई वीरवार को, शनिवार को, कि हर मंदिर में, गुरुद्वारों में, सब जगह लंगर लगते हैं। तो लोगों की ये सोच या विचारधारा है ये लोगों को अन्नदान महादान कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दान अन्नदान होता है। तो अगर लोग इस राह पे चलते हैं तो बहुत ही अच्छा सोच है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, तो आप सबको बधाई हो। और कहते हैं कि गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख ना होई। गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख ना होई। जो भी इंसान, जो भी मनुष्य गुरु की आज्ञा में अनुसार चलता है, उसको कभी भी दुख और बाधाएं उसका रास्ता नहीं रोकती हैं। तो हमारी आस्था फाउंडेशन को आज 2 महीने लगभग पूरे हो गए हैं और काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमें। और यहाँ लगभग 500-600 प्लस लोग रोज़ खाना खा रहे हैं। और अब हरियाणा विशेष में बात करेंगे बारिश की, जहां प्रशासन के दावों की पोल खुलकर रह गई है। फतेहाबाद में शहर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के चलते फसलों को फायदा होगा, लोगों को गर्मी से राहत मिली। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव भी हुआ है। ये 2-4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैथल, फरीदाबाद, फतेहाबाद और जाखल की, जहां व्यवस्थाओं की भी पोल खुलकर रह गई है और साथ ही साथ किसानों के लिए भी परेशानी की खबर है। खेतों में नहर का पानी घुस गया है, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। और कोरोना की वजह से 1 साल की देरी से खेलों का महाकुंभ ओलंपिक का आगाज टोक्यो में हो गया है। महामारी को देखते हुए उद्घाटन समारोह बहुत भव्य नहीं रहा, इसे सामान्य ही रखा गया है। ओपनिंग सेरेमनी में भारत के 7 खेलों के 20 खिलाड़ी भी शामिल हुए। वहीं टोक्यो ओलंपिक में 205 देशों से 11,000 एथलीट शामिल हो रहे हैं।
17 दिनों तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक में 33 अलग अलग खेलों के 339 इवेंट्स होंगे। भारत के 127 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 84 मेडल इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये दो तस्वीरें आप टोक्यो ओलंपिक के आगाज की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और हाथों में तिरंगा लेकर लहराते हुए तमाम खिलाड़ी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज से टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो गया है। 18 भारतीय एथलीट शामिल हुए हैं। 205 देशों के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तालियां बजाकर उन्होंने हौसला अफजाई भी की है सभी खिलाड़ियों की। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।